तजाकिस्तान ये समझ समझ सकता है और समझ गया है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि तजाकिस्तान ये कहता है कि हिजाब एक जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, वो उससे इसको जोड़ता है और मानता है और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हिजाब जो है वो इस्लामिक सुप्रीमेसी का एक टूल है। इसीलिए मुस्कान को शेरनी कहा गया अल-कायदा की तरफ से और उसको बड़े इनाम भी दिए। बहुत सारे मुसलमान ने संसद से मैसेज देना पूरे देश के मुसलमानों को और बाकी सारी उम्मा को कि हम जो हैं वो इस्लाम की उसी उम्मा वाली विचारधारा के साथ है, ना ही भारतीयता की भारतवाद के साथ। तो ये वो लोग समझें कि आखिर पहनने की माँग उठाई जा रही है, वो बात अलग है कि ईरान में हज़ारों लोगों ने जान दे दी कि हिजाब ना पहनना हमारा अधिकार है। अगर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो ईरान की महिलाओं को भी वो चॉइस मिलनी चाहिए जिस चॉइस की यहाँ पे पैरोकारी की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके सामने आज के इस साइंस के एपिसोड को लेकर और आज बात करेंगे बहुत ही घिसे-पिटे मुद्दे पर जिस पे चर्चा कई सालों से हो रही है, यानी कि हिजाब का मुद्दा। मैंने भी बहुत चर्चा की है, बहुत डिबेट्स किए हैं, आप सब लोगों ने भी बहुत कुछ सुना है। लेकिन आज मैं इस मुद्दे को क्यों आपके सामने लेकर आई हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी। आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी कि तजाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है, उसने हिजाब और ईदी को बैन कर दिया और ये जो खबर आई, ये काफ़ी चौंका देने वाली थी और चौंका देने वाली इसलिए थी क्योंकि 1 करोड़ की आबादी वाले तजाकिस्तान में जहाँ पे 96% मुसलमान रहते हैं, उस देश में हिजाब और ईदी को बैन कर देना सबके लिए बड़ा एकदम शॉकिंग था एकदम से कि आखिर एक मुस्लिम देश ने जहाँ पर मुस्लिम आबादी है 96% उन्होंने हिजाब को क्यों बैन कर दिया? हमारे देश में तो मुसलमान सारे हिजाब की माँग करने में लगे हुए हैं, कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से लेके मुंबई और यूपी और सब जगह जब देखिए पिछले 2-3 साल से 2021 से जब से ये उडुपी का केस हुआ था, तब से हर स्कूल, कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में हिजाब को पहनने की माँग उठाई जा रही है। वो बात अलग है कि ईरान में हज़ारों लोगों ने जान दे दी कि हिजाब ना पहनना हमारा अधिकार है। अगर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो ईरान की महिलाओं को भी वो चॉइस मिलनी चाहिए जिस चॉइस की यहाँ पे पैरोकारी की जाती है भारत में। लेकिन हम भारत की बात बाद में करेंगे, पहले हम तजाकिस्तान की बात करते हैं और आप सब भी सोच रहे होंगे, ये खबर तो सबने सुनी है लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे और आपके सामने बड़े सारे सवाल खड़े होंगे कि आखिर तजाकिस्तान ने हिजाब पर बैन क्यों लगाया? और ये भारत के लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जहाँ पर अलग-अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और भारत को कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतंत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोग रहते हैं, अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, खाने, वेशभूषा सब कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार का है। हम खुद को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। आप सब इस बात को, इस शब्द को बार-बार सुनते होंगे हर टीवी डिबेट में, संसद की बहस में, अखबारों में और चौराहों पे, हर जगह आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते होंगे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्म प्रधान देश हैं। ये बात आप बार-बार सुनते हैं? जी। और इसी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए तजाकिस्तान ने हिजाब को बैन किया है। जी, बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि सारे धर्म एक साथ चौराहे पे उतरकर संसद में टोपी पहनकर जय भीम, जय मीम करने उतर जाएँ, कभी शाहीन बाग बैन कर पे चक्का जाम कर दें, कभी आप मुस्कान बनकर आप कॉलेज में आप एकदम नारे लगा दें, नारे तकबीर लगा दें। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं होती, धर्मनिरपेक्षता होती है कि अपना धर्म अपने घर पर रख कर आएँ और सड़क पर आप जब निकलें, तो आप उस जिस देश में आप रहते हैं, जिस धरती से आप जुड़े हैं, उस देश की पहचान, उस देश का होने का जो आप पे एक ठप्पा लगा है, उस पहचान को आप लेकर बाहर निकलें। जी, तो इसी धर्मनिरपेक्षता और ताजिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए तजाकिस्तान ने हिजाब को बैन किया है और बैन ही नहीं किया बल्कि जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसको कड़ा जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है और तजाकिस्तान ने इसको कहा है कि एक विदेशी या एलियन गवर्नमेंट कहा है कि ये एक शैतानी गवर्नमेंट है, इस पे बैन होना चाहिए और यहाँ तक कि
ईदी पे भी बैन लगाया, जो कि बच्चों बच्चों में छोटा यानी कि त्योहार पर गिफ्ट माँगने का जो कल्चर था, उसको भी उस पे भी बैन लगाया गया, उस पे भी रोक लगाई है कि ताकि बच्चों की ग्रोथ पे, बच्चों की सुरक्षा पे कोई असर ना पड़े। और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद किसी को महँगा गिफ्ट और तोहफ़े और पैसे देने के लिए वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और कोई आपको कहे कि आप लाइए ये दे दीजिए, तो कुछ लोग एम्बैरेस हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए और अपने जो उनका राष्ट्रीय संस्कृति है, कल्चर है, उसको बनाए रखने के लिए ये तजाकिस्तान ने कदम उठाया है। और तजाकिस्तान की जो सरकार है, उसका कहना है कि कदम देश की जो धर्मनिरपेक्षता है और कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए है, और धर्म को सार्वजनिक रूप से ना उसको डिस्प्ले किया जाए, इस पर भी अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया है। और सरकार ने ईद के दौरान जो तोहफ़े, पैसे की जिसकी मैं बात कर रही थी, उस पे भी बैन लगाया है। और हम सब जानते हैं कि तजाकिस्तान मुसलमानों का देश है, जिसमें 96% मुसलमान रहते हैं। हालाँकि इस पूरे कदम कदम के बाद से काफ़ी लंबे स्तर पर उनको कई सारे ऐसे विवादों का भी सामना करना पड़ा है, आलोचना हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये निकल कर आता है कि इतने सारे मुसलमान, जिसमें ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, और भारत में जो मुसलमान हैं वो भी हिजाब की जो पैरोकारी कर रहे हैं, वो भी वो भी मुसलमान ही हैं। यानी कि जो भारत के मुसलमान हैं, वो तजाकिस्तान के मुसलमान ही हैं, और जो भारत का इस्लाम है, और तजाकिस्तान का इस्लाम है, वो किस तरह अलग है। आप ज़रा सोचिए और समझिए कि जिस चीज़ को तजाकिस्तान समझ रहा है, वो भारत क्यों नहीं समझ पा रहा है। हम तो इतने बड़े पुराने देश हैं, इतनी बड़ी आबादी वाले देश देश हैं। जो तजाकिस्तान ये समझ समझ सकता है और समझ गया है, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि तजाकिस्तान ये कहता है कि हिजाब एक जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, वो उससे इसको जोड़ता है और मानता है। और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हिजाब जो है वो इस्लामिक सुप्रीमेसी का एक टूल है। इसीलिए मुस्कान को शेरनी कहा गया अल-कायदा की तरफ से, और उसको बड़े इनाम भी दिए। बहुत सारे मुसलमान नेताओं ने, हर ऑर्गेनाइज़ेशन ने उसको बड़ा इनाम दिया। लेकिन आज ही इस पे तजाकिस्तान ने बैन नहीं लगाया, बल्कि इस पे अनऑफ़िशियली काफ़ी लंबे वक़्त से बैन था। इनफैक्ट 2007 से ही जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म होती है, उसको जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, उन्होंने किसी भी तरह के इस्लामिक परिधान या कोई भी वेस्टर्न और जो भी स्कर्ट्स होते हैं यूनिफ़ॉर्म में, उस पे भी बैन लगाया था। किसी भी तरह का कोई भी विदेशी जो अटायर है, उस पर बैन लगाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हिजाब पे ही बैन लगाया। तो किसी भी तरह का जो विदेशी वेशभूषा है, उसके ऊपर बैन लगाया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए। इनफैक्ट राजस्थान में मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, जो जहाँ पर जिस स्कूल की बच्चियों की यूनिफ़ॉर्म को डिज़ाइन शायद सब्यसाची या फिर मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है। जो बच्चियाँ फ्रॉक और पजामा पहनकर वो वीडियो आप सबने भी शायद देखा होगा। तो हालाँकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्कूल में सलवार कुर्ता पहना जाता है, लेकिन स्कर्ट भी पहना जाता है। मैं किसी भी कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मकसद है हमारा कि हम भी अपनी संस्कृति को क्यों नहीं बढ़ावा दे सकते, और हमें देना चाहिए। और सरकार वहाँ के नेशनल ड्रेस कोड्स हैं, जो भी ड्रेसेज़ हैं, उसको बढ़ावा देती है। और पिछले 2 साल में देश की जो राजधानी है, दुशांबे, उसमें काले कपड़े को भी बेचने पर बैन लगाया था। और इतना ही नहीं, अनऑफ़िशियल रूप से जो दाढ़ी है, घनी दाढ़ी, उसको रखने पर भी बैन है। तो जो दाढ़ी, टोपी और बुर्के और हिजाब में इस्लाम देखते हैं, उनके लिए ये बड़ा कड़ा मैसेज तजाकिस्तान ने दिया है। और ये प्रथा इस्लामी देशों में हम देख रहे हैं कि ब बैन हो रही है। तजाकिस्तान ने तो इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है, और बैन ही नहीं किया बल्कि जुर्माना भी लगा दिया। ईरान की महिलाएँ भी कितने वर्षों से, हमने पिछले वर्षों में देखा कि उसपे तो बड़ा ही लंबा-चौड़ा एक अभियान चला, लेकिन उससे पहले से काफ़ी वर्षों से हिजाब को लेकर महिलाएँ सड़कों पर उतरी हुई हैं। महिलाएँ ही नहीं, बल्कि उनके साथ में जुड़े हुए जो पुरुष हैं, उनके भाई, उनके पति, उनके घरवाले, सब उनके खिलाफ, उनकी हक के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में कुछ अलग ही चल रहा है। क्यों चल रहा है, ये मैं फिर आपसे बात करूँ, क्योंकि अब आपको मैंने तजाकिस्तान की जो स्टोरी बताई है, वो इसलिए बताई है ताकि जो मैं अब आगे बात करूँगी, वो आप समझ सकें। तजाकिस्तान इस खतरे को, इस अलार्म को समझ चुका है,
और ये बात मैं बार-बार हमेशा जब भी डिबेट डिस्कशंस होते हैं, मैं कहती हूँ कि धर्म अलग होता है। धर्म हमारा एक प्राइवेट अफ़ेयर है। हम क्या मानते हैं, किस पद्धति को फ़ॉलो करते हैं, ये हमारा पर्सनल एक बिलीफ सिस्टम होता है। उसको सड़क पे लेकर, घुमाकर, पहचान अपनी बनाकर घूमना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है। जो भारत में जिस तरह से सेक्युलर और सोशलिस्ट के नाम पर जो देश के साथ खिलवाड़ किया गया है, उस खिलवाड़ को बंद होना चाहिए और वाक़ई में जब अग आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो सही में धर्मनिरपेक्ष बनिए, अपना-अपना धर्म अपने घर पर रख के आइए, अपने प्राइवेट स्पेस में उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन, इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो आपको उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अचानक से भारत में हिजाब को लेकर एक अलग ही मुहिम छिड़ गई है? हर स्कूल में, हर कॉलेज में, क्लासरूम में, हर जगह क्यों? और क्यों हमने देखा है कि पिछले कुछ दशकों में हिजाब का एक कल्चर, हिजाब ही नहीं बल्कि आँखों पे भी जाली लगी होती है, दस्ताने और मोज़े भी होते हैं। भारत का और भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा कभी नहीं रहा है। हमारे देश की महिलाएँ मॉडेस्टी को फ़ॉलो करती आई हैं और इस्लाम भी मॉडेस्टी को ही कहता है। वो कभी नहीं कहता कि आप कपड़े के ऊपर कपड़ा पहन लीजिए या 4 कपड़ा पहन लीजिए या आँख, नाक और आप साँस लेना बंद कर दीजिए। ये इस्लामिक नहीं है। ये कुरानिक नहीं है। आप अपने हिसाब से क्योंकि आप अपनी सुप्रीमेसी को लागू करना चाहते हैं और भारत में भी जो मैंने असदुद्दीन ओवैसी वाली वीडियो में भी ये बात कही थी, जो एक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली जो एक विचारधारा है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी आज के जिन्ना जो हैं, जिस बँटवारे को, जिस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उसका हिस्सा ये भी है। उसमें जो है फ़लस्तीन भी उसका हिस्सा है, यानी कि भारत को भारत के ही संसद से मैसेज देना पूरे देश के मुसलमानों को और बाकी सारी उम्मा को कि हम जो हैं वो इस्लाम की उसी उम्मा वाली विचारधारा के साथ है, ना ही भारतीयता की भारतवाद के साथ। तो ये वो लोग समझें कि आखिर इन चीज़ों के पीछे और इन सारे जो बड़े-बड़े आंदोलन चलाए जा रहे हैं हिजाब को लागू करने के, इनके पीछे का मकसद वही है और ये उसी का एक छोटा-सा हिस्सा है कि ताकि आप उस पहचान को, उस सुप्रीमेसी को भारत में लागू कर सकें महिलाओं के थ्रू। क्योंकि महिलाएँ भी इसमें शामिल हैं। मुस्कान एक आज बड़ी अमीर एक महिला बन चुकी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, विदेशों में घूमती हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, जिसका उन्हें इतना बड़ा फल मिला है? ये बात आप लोगों के समझने के लिए है और वो लोग जो इस बात को नहीं समझते और सोचते कि नहीं, जो बहुत सारे लिबरल्स हैं हमारे देश में कि भई सिखों को अगर पगड़ी पहनने की इजाज़त है, तो क्यों मुसलमानों को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं है? सिखों को सिख होने के लिए पगड़ी पहनना ज़रूरी होता है। एक मुसलमान के लिए ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है इनफैक्ट कर्नाटका हाई कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि ये एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है हिजाब। हाई कोर्ट में बहुत सारी बहसें चली हैं, कितनी चली हम सब जानते हैं, वहाँ पे भी नहीं साबित हुआ। इनफैक्ट अभी रिसेंट जो बॉम्बे हाई कोर्ट वाला है, वहाँ पर भी अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि हिजाब इज़ एसेंशियल टू इस्लाम क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक देशों में हिजाब बैन है। अगर हिजाब बैन है, तो एसेंशियल टू इस्लाम कैसे हो सकता है? क्योंकि मुसलमान होने के लिए आपको हिजाब पहनना या किसी भी तरह का कोई भी ड्रेस कोड इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम मॉडेस्टी को कहता है कि आप जिस्म को ढक कर रखिए, तमीज़ के कपड़े पहने, कायदे से इंसान बनकर रखिए और ये इस्लाम मर्द और औरत दोनों के लिए ही बराबर हुक्म देता है, किसी तरह से कोई अलग-सा डिक्टेट, अलग-सा कोई कानून मर्द और औरत के नहीं है। लेकिन ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, ये महिलाओं को अपने काबू के अंदर रखने के लिए है। महिलाओं को क्योंकि वो सिर्फ़ एक जिस्म समझते हैं, उसके अलावा महिलाएँ उनके लिए कुछ और नहीं है। तो उनको उनकी हद में रखने के लिए इस तरह के कदमों को, आंदोलनों को बढ़ावा देते हैं और महिलाएँ अनफॉर्च्युनेटली खुद ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं और इसके समर्थन में उतर रही हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेट है क्योंकि 4 साल की बच्ची को भी हिजाब पहना दिया जाता है। फिर कहते हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो बच्ची को बड़ा हो लेने दीजिए 18 साल का। जब वो चूज़ करेगी ये हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, तो फिर देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज़्म के नाम पर जो देश की संस्कृति और भारतीयता के साथ खिलवाड़ होता है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। हमें अपने देश की संस्कृति, अपने कल्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और आप जो लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात को समझें और अपने आस-पास के लोगों को ज़रूर जागरूक करें। आज के लिए बस इतना ही, जुड़ेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।